जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। अब तो देखो, तुम्हारी दो प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व करवा दी हैं, कैसे भी न कैसे करके, कहीं ना कहीं से। आपकी ऑप्टिक्स 1 और ऑप्टिक्स 2 की वीडियो तो चल रही है। अब एक प्रॉब्लम आ रही होगी ऑप्टिक्स 3। अब उसको सही होने में तो टाइम लगेगा, है ना। ऑप्टिक्स 1 की प्रॉब्लम सही हो गई, ऑप्टिक्स 2 भी सही हो गया। ऑप्टिक्स 3 में प्रॉब्लम आ रही होगी और ऑप्टिक्स 4 में कोई दिक्कत है ही नहीं, कल चली थी। ठीक है, हाँ ठीक है। बट हुआ क्या है, वो थोड़ा जो टेक्निकल इश्यू आया है क्लासेस में, जो आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सब सही होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स 5। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने 4 लेक्चर में खत्म कर लिया है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और हाँ, डीपीपी आज मिलेगा, मैंने आज के लिए बोला था डीपीपी का आपको, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की जो डीपीपी है, जो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, उसकी डीपीपी आज आपको मिल जाएंगी क्लास खत्म होने के जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है, आज मिलेंगी बेटा डीपीपी आपको। ठीक है, चलो ठीक है। तो जो नया चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई सब चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बेटा इसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। लगभग 3 लेक्चर के अंदर मैं आपको इसको पूरी तरीके से समाप्त करवा दूंगा, 3 या मैक्सिमम 4 लेक्चर, वरना 3 to 4 लेक्चर में रिफ्लेक्शन की तरह ये भी खत्म हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन के अंदर मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, हालांकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं इस चैप्टर में कि अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि उसका ही रोल है इस पूरे चैप्टर के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, अपवर्तनांक जिसको म्यू या एन से दर्शाते हैं, उसका ही बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ मीडियम्स की बहुत बात होगी, मीडियम चेंज होगा। ठीक है, चलो। तो बेटा जो हेडिंग है, जो टॉपिक है हमारा, वो है अपवर्तनांक, और इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, इसको जो दर्शाते हैं हम लोग, वो या तो म्यू से या एन से भी, बहुत लोग इसको एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट कर लेते हैं, है ना। मैं जनरली म्यू से डिनोट करूंगा इसको, आपका मन आए उससे इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये म्यू क्या है। देखो, म्यू हमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट मेजर्ड बाय म्यू। कहने का मतलब है कि लाइट कितनी मेजर, लाइट जो बेंड होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, लाइट झुकेगी, बेंड माने झुकना, तो बेंडिंग ऑफ लाइट मेजर्ड बाय, तो लाइट झुक रही है नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, कितना झुक रही है, कौन डिसाइड करेगा, कौन बताएगा, कौन मापेगा, वो ये मापेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इसकी विशेषता क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी किसी माध्यम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी लाइट की, प्रकाश की चाल क्या होगी, वो कौन बताता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। कम होगी कि ज्यादा, ज्यादा होगी या कम, कौन बताता है ये। ठीक है, ठीक है। तो हमारा काम है सबसे पहले कि ये क्या है,
तो बेटा ये क्या मेजर करता है? पहली बात, मेजर द बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका काम है मेजर द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक, क्या मापता है? प्रकाश का झुकाव। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात। इसकी विशेषता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लो। बेटा इसकी जो विशेषता है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स बेटा विशेषता। की खास बात क्या है? ये मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बताता है ना। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज, एक मिनट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? तो किसी माध्यम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी ये भी ये बताता है। तो लिख सकते हो विच डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे करके यहां लिख लेना, विच डिसाइड। ठीक है, यहां करेक्ट कर लेना इसको। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज विच डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? मीडियम को हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं? माध्यम। दोनों बातें क्लियर हो गई। कैसे सर? याद करो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा याद करो। क्या पढ़ाया था? जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो म्यू होता है, म्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन बी। याद करो, पढ़ाया था। और C मैंने बताया था बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सब बताया था। और कहा था ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट को हिंदी में बेटा कहते हैं नियत, यानी फिक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि म्यू जो था, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो म्यू है वो बी पर निर्भर कर रहा है। और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। और सी क्या है? मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका मीडियम ज्यादा उसका वी कम, और जिसका म्यू कम उसका वी ज्यादा। अब आप बताइए, क्या माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल कौन डिसाइड कर रहा है? म्यू। तो यही मैं बोल रहा हूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है किसी माध्यम में, वो कौन डिसाइड करता है? कौन करता है डिसाइड? म्यू करता है। और लाइट कितना बेंड होगी आप देख रहे होंगे इस फिगर के अंदर। लाइट जो बेंड होती है ये भी कौन मापता है? ये बेटा म्यू मापता है। ठीक है, बोलो क्लियर? क्या दोनों बातें क्लियर हैं? छोटी छोटी बातें एकदम क्लियर हैं? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, बेसिकली अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में लिख देता हूं, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला बेटा हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो पहला है बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और उसके बाद सापेक्ष को। अब निरपेक्ष का मतलब है
इसको भी म्यू से दर्शाते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है ये, यानी सी क्या बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी क्या बेटा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बातें मैं पहले लेक्चर में लिख चुका हूं, समझा चुका हूं, तो ये बार बार हम नोट नहीं करेंगे। तो कहता क्या है कि सी और बी के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत। अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली बेटा ये है क्या, अभी बताया था, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कहां पर, निर्वात में, इन वैक्यूम, वैक्यूम माने निर्वात। ये बेटा v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, इन एनी मीडियम। मीडियम माने बेटा क्या है, माध्यम। और मीडियम कितने प्रकार के हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। अगर आप ध्यान से देखोगे, है तो लाइट की स्पीड ही ना, चाहे फिर वो वैक्यूम में हो या फिर मीडियम में, तो लाइट की स्पीड ही ना, सी भी लाइट की स्पीड है, वी भी लाइट की स्पीड है। ये अलग बात है कि वो वैक्यूम में है और एक मीडियम में है तो लाइट की स्पीड ही ना, है तो प्रकाश की चाल ही ना। इसका मतलब दोनों की यूनिट तो सेम होगी, सी की और वी की यूनिट सेम होगी। तो म्यू की यूनिट क्या निकल के आएगी, कोई नहीं, नो यूनिट, क्योंकि यूनिट खत्म हो जाएगा। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो म्यू की कोई इकाई नहीं होगी, और जब बेटा कोई यूनिट नहीं होगी म्यू की, तो कोई भी डीएफ भी नहीं होगा, नो डीएफ, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र भी नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं आते तो मैं आपको जब 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले यही चैप्टर शुरुआत करेंगे हम। और एयरफोर्स और नेवी के पेपर में कम से कम बता रहा हूं, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला का आता है। 3-3 4-4 क्वेश्चन उसने यूनिट ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चंस पूछता है एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, डिफेंस के एग्जाम के अंदर। और यहां मैं ये बात आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, कि बेटा ये तो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जो कि कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां से मुझे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि म्यू और बी का संबंध क्या है। आप कहेंगे सर ये संबंध है म्यू और बी का, और यहां से मुझे साफ साफ पता लग रहा है म्यू की वैल्यू ज्यादा तो वी की वैल्यू कम, और म्यू की वैल्यू कम तो वी की वैल्यू ज्यादा। तो मुझे यहां से पता लग रहा है कि मोर म्यू, म्यू अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, लेस बी, यानी उस माध्यम के अंदर स्पीड जो हो लाइट की जो होगी वो कम होगी। मुझे इस रिलेशन से पता लग रहा है। या फिर मैं इसका वाइस वर्सा, लेस म्यू, म्यू अगर कम होगा तो वी बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर भी होगा। मुझे इस रिलेशन से पता लग रहा है। ये बात मैं दोनों चर्चाएं आपसे कर चुका हूं। इस बात का मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है बेसिकली किसी माध्यम के अंदर, वो डिपेंड किस पर कर रही है, म्यू पर। और यही तो मैं आपसे बोला था, यही तो मैं आपसे बोला था कि इसकी जो विशेषता है क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर बताता है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है, उस मीडियम पर डिपेंड करती है। बोलो हाँ के ना, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब मीडियम की चर्चाएं चल रही हैं, तो हालांकि मैं बता चुका हूं आपको मीडियम 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। याद करो जब मीडियम की मैंने चर्चाएं करी थी आपको पहले लेक्चर के अंदर, ऑप्टिक्स के 1 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मीडियम होता है बेटा, मीडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यम। और मीडियम 2 प्रकार का होता है, याद है आपको। एक बताया था मैंने आरएम, और एक बताया था आपको मैंने डीएम। ठीक है, आरएम को बेटा कहते हैं रेयरर मीडियम, विरल माध्यम, और डीएम को कहते हैं बेटा सघन माध्यम। ठीक, डेंसर मीडियम।
ठीक है, सघन माध्यम। मैंने आपसे कहा था कि कैसे पहचानोगे कि कौन रेयर है, कौन डेंसर है, कौन विरल है, कौन सघन है। तो मैंने बताया था बेटा, जिसकी म्यू की वैल्यू कम हो, लेस म्यू, उसको बेटा क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। और जिसकी बेटा म्यू की वैल्यू ज्यादा हो, मोर म्यू, उसको कहते हैं बेटा डेंसर मीडियम। ये हमने पहचान बताई थी। फिर मैंने एक सवाल भी आपको कराया था, आपको याद होगा, सवाल भी ये कराया था कि जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब का एक ऑर्डर भी कराया था, अभी जो थोड़ी देर में किसी मीडियम के लिए अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े यहां से। अब आप एक बात देखिए यहां ध्यान से, देखो, एक मैं आपके सामने एक फिगर लेके आया हूं। आपको पता है कुछ डेटा है, डायमंड की जो म्यू की वैल्यू होती है वो 2.42 होती है, सबसे ज्यादा डायमंड के लिए म्यू की वैल्यू होती है। अगर आप देखो फ्लिंट ग्लास 1.66, क्राउन ग्लास 1.52, या जो क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं उसके लिए 1.46। जनरली हम देखो ग्लास कई प्रकार के हैं, आपके सामने हैं, हम जनरली 1.52 लेके चलते हैं, है ना, क्राउन ग्लास मान लेते हैं। और आप देखो लिक्विड के अंदर वाटर का देखोगे 1.33, और गैस के अंदर एयर का देखोगे तो 1.00, मतलब लगभग 1 समथिंग। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी पहले लेक्चर में। अगर ये जो चीज है, ये क्या है, सॉलिड है डायमंड, और देखो वाटर क्या है, लिक्विड है, और गैस में देखो ये क्या है, एयर। अब आप ध्यान से यहां से समझ पाओगे कि सर बताइए सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा है, या लिक्विड के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा है सबसे, या फिर गैस के लिए सबसे ज्यादा। तो बेटा आप सबसे ज्यादा देखोगे सॉलिड के लिए है, ठोस के लिए, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम किसके लिए है, इसके लिए। बोलो हाँ के ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात मैंने आपको लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? तो यानी इसी चीज को मैं यहां दोबारा से मेंशन कर रहा हूं, आप आराम से इजीली देख सकते हैं कि बेटा जो म्यू की वैल्यू जो होती है वो ठोस यानी सॉलिड के लिए ज्यादा होती है, और वाटर के लिए उससे कम, और एयर यानी गैस के लिए सबसे कम। अब आप आराम से इजीली देख पाएंगे, तो इसलिए वी की जो स्पीड होगी वो डायमंड यानी सॉलिड के अंदर सबसे कम होगी, वाटर के अंदर उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा गैस यानी एयर में होगी। लेकिन जब साउंड चैप्टर, आप साउंड के अंदर स्पीड की बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, साउंड की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े सर। हिंदी में प्लीज, कुलदीप पाल कह रहे हैं हिंदी में। मुझे कुलदीप एक बात बताओ, मैंने कहा हिंदी नहीं लिखी है, मुझे इतना बता दो बस आप, कहा मैंने हिंदी नहीं लिखी है मुझे कहीं। यार देखो कहीं मुझे बता दो, कांस्टेंट का नियत बार बार लिख के आ रहा हूं पीछे से, माध्यम ये सबका हिंदी, ये सबका हिंदी, लेकिन तुम्हें क्या इसका नहीं पता कि मोर माने क्या होता है, ज्यादा, और लेस माने कम। यार इतने बेकार तो नहीं होगे तुम अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो, इतने तो खत्म नहीं होगे, और इतने खत्म हो तो फिर तुम्हारा जीडी जीवन में संभव नहीं है निकलना, फिर तुम सिर्फ रिटन ही निकाल सकते हो। मैंने कहा हिंदी नहीं लिखी, मुझे इतना बता दो। हाँ मैंने मोर और लेस की मतलब नहीं लिखी हिंदी, मोर माने ज्यादा, लेस माने कम। अभी इतना हिंदी नहीं इतना छोटी सी बात नहीं आती आपको, तो फिर जीडी तो फिर भूल जाओ तुम, तो फिर तुम्हारी तो वहां कोई मतलब ही नहीं, गलत तैयारी कर रहे हो तुम। इतना जनरल चीज आपको नहीं आती, सोचो तुम ये तो नहीं सोच रहे कहीं कि सर म्यू को इसको लिख दो बार बार, म्यू को म्यू लिख दूं ऐसे करके, म्यू, मुझे शायद लग रहा है ऐसे ही सोच रहे हो, म्यू ऐसे लिख दूं। गजब हो यार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चीज बेटा, लेकिन अगर मैं किसी मीडियम के लिए थोड़ी सी चर्चाएं करूं तो वो ध्यान से देखना। फॉर्मूला मेरे पास यही है, म्यू बराबर सी, क्योंकि अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं, म्यू बराबर सी अपॉन बी। क्लियर?
अब यहां पर एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि v बराबर एफ लेमडा होता है, बोलो हाँ कि ना। बताया था पहले दिन पहले लेक्चर में कि बेटा जो v बराबर एक फॉर्मूला होता है एफ लेमडा, और मैंने बताया था एफ को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और लेमडा को मैंने बताया था तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं, पढ़ाया था, ठीक है। और v आपको पता ही है, किसी मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मैंने आपको समझाया था कि बेटा जो f है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये नियत होता है, क्योंकि निर्भर करता है, डिपेंड करता है किसी लाइट के सोर्स पर। अगर लाइट का सोर्स नहीं बदलोगे तो ये नहीं बदलेगा। तो यानी किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोर्स, जो स्रोत की प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। सोर्स माने बेटा होता है स्रोत, ठीक। कहने का मतलब उस सोर्स के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। एग्जांपल के तौर पर इसको थोड़ा सा फील करो, कोई लाइट, कोई टॉर्च, किसी टॉर्च से मैंने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को भेजा, मान लेते हैं, तो क्या उस लाइट जो निकल रही है उस टॉर्च में से, क्या उसका सोर्स बदला हमने? सोर्स तो उसका फिक्स ही है ना, तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो किस पर निर्भर करती है, सोर्स पर। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उस सोर्स के लिए कांस्टेंट होगी। तो बेटा इसके लिए हमेशा क्या रहती है, ये इसलिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, क्लियर। क्या रहेगी ये, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट माने बेटा नियत रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो v है बेटा वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल करेगा सर। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां ऐसे लिख दूं कि ये जो c तो बेटा कांस्टेंट था ही था, तो क्या हो गया, ये हो गया ऐसे करके 1/v लिख दूं। और बेटा देखो v तो क्या है, लैम्डा पर डिपेंड करेगा ना। कोई बुराई इस बात पर बताओ, ऊपर वाले कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप यहां से एक चीज देखिए, जिसका लैम्डा ज्यादा, सारे के सारे सवाल आए हुए हैं आपके एग्जाम में, उसका v ज्यादा, और जिसका v ज्यादा उसका म्यू कम। मतलब एक बात सोचिए कि अगर आपके पास डिफरेंट कलर है, बिबग्योर रेड का सबसे ज्यादा लैम्डा होता है कि नहीं होता है, पढ़ाया था। लैम्डा का सबसे ज्यादा होगा रेड का, किसका होगा, रेड का, और सबसे कम किसका होगा, वायलेट, बैंगनी वायलेट का, बोलो हाँ के ना। और जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा उसका स्पीड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा, तो रेड की स्पीड जो होती है लाइट में सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए जिसकी स्पीड ज्यादा उसका म्यू कम, तो म्यू कम किसका होगा, रेड का होगा। ये देख लीजिए आप, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आप देखिए आराम से, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? शिवम ये तो तुम देखो ना यार, म्यू को मैं अलग तरीके से बना रहा हूँ, बी को अलग तरीके से बना रहा हूँ, तो मैं इसमें भी प्रॉब्लम है। अरे मैं म्यू ऐसे बना रहा हूँ मेरे भाई, मैं म्यू ऐसे बना रहा हूँ और वी में ऐसे बना रहा हूँ, क्या दिक्कत है? गुंडी मुड़का दी है मैंने वी में, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सवाल समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, बताओ कोई दिक्कत? लेकिन अब एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, मुझे एक सवाल बताइए, क्या वैक्यूम में, क्या निर्वात के अंदर, क्या वैक्यूम में, क्या निर्वात के अंदर हर कलर की स्पीड सेम होगी? क्या वैक्यूम, क्या निर्वात के अंदर हर कलर की स्पीड सेम होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। निर्वात में प्रत्येक कलर, एवरी कलर की जो स्पीड होगी वो सेम होगी कि नहीं होगी, इतना बता दीजिए फास्ट, बोलिए कंसेप्ट से आप देखिए, दिमाग लगाइए, मैं समझाता हूं आपको। देखो देखो अब ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला तो क्या पढ़ा कि सर v बराबर एफ लैम्डा होता है, यहां पर b क्या बेटा,
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना। तो ये क्या है भाई, स्पीड, अभी बार बार नहीं लिखेंगे ना। अब एक, लेकिन मैंने लिखा c बराबर एफ लैम्डा, ये बताइए ये क्या है। तो c क्या है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल है ना। तो अब आप एक बात बताओ, यहां पर ये f तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि किस पर निर्भर करता है, स्रोत पर। तो c किस पर डिपेंड करेगा, लैम्डा पर। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब प्यारे ये हुआ कि जो c है वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा। बोलो हाँ कि ना। अब आप बताइए, c तो बेटा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। आप लैम्डा बदलते जाइए खूब, लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहिए, उसकी स्पीड तो वैक्यूम में उतनी ही रहेगी। बोलो हाँ कि ना। तो आप लैम्डा बदलते जाइए, लेकिन उसकी स्पीड जो है वैक्यूम में सेम रहेगी। तो डिफरेंट कलर, ऑल डिफरेंट वेवलेंथ या ऑल डिफरेंट कलर हैव अ सेम स्पीड इन वैक्यूम, मैं ऐसा बोल सकता हूं। क्या समझ में आई। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख दूं, इसको लिख सकता हूं कि ऑल कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, सभी रंग अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के, ऑल कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ हैव सेम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैं बोल रहा हूं बेटा, इसकी हिंदी लिखना, मैं हिंदी बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। सभी रंग अलग अलग तरंग दैर्घ्य के निर्वात में समान चाल रखेंगे। सीधी बात है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सभी कलर अलग अलग तरंग दैर्घ्य के निर्वात में प्रकाश की चाल समान रखेंगे। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर, बताओ कोई समस्या। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, जो एक एक स्टेटमेंट आपको मैं करा रहा हूं। बताओ बेटा यहां से कोई प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातें आपकी सारी की सारी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताइए फास्ट। चले, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये हमारा पहला हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कंसेप्ट हमने सीख लिया। इस पर जितने सवाल बन सकते हैं वो हमने छोटे छोटे सवाल सारे कर लिए, बस एक न्यूमेरिकल फॉर्म बनेगी वो मैं आपको कराऊंगा आगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए हमने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे हम समझते हैं नेक्स्ट दूसरा टाइप जो था वो था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई प्रॉब्लम, बोलो क्लियर है क्या ये। अब देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सापेक्ष। बताओ क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ, होता क्या है कि लाइट बेटा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा 1 म्यू 2, इसको देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा म्यू, ऐसे 1 को यहां लिख दिया और 2 को यहां लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसका मतलब हुआ, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले वाले के सापेक्ष। इसको बोलने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो दूसरे वाले का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। उसको 1 म्यू 2 को कैसे लिखा जाता है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इसको लिखने का तरीका ये है, पहले इस नीचे वाले को, फिर अपॉन, फिर ऊपर वाले को। जैसे मैंने लिखा 1 म्यू 2,
इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 2μ1 लिखा, 2μ1, इसको कैसे लिखेंगे, μ1 अपॉन μ2, ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो बेटा μ2 अपॉन μ1, और अब एक बात आई है, मैंने थोड़ी देर पहले म्यू बराबर क्या पढ़ाया आपको, c अपॉन बी, तो c तो कांस्टेंट होता है, तो c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? c से c खत्म बेटा, और बचा क्या, v1 अपॉन v2, ये आ गया, कोई दिक्कत? और इसको देखो बेटा, इसको क्या लिख दूंगा, c अपॉन v1, c अपॉन v2, तो c से c खत्म, v2 अपॉन v1। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? और इसको सीधा सीधा भी समझ सकते थे आप कि म्यू जो है वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो μ1 अपॉन μ2 क्या होगा, हमेशा v2 अपॉन v1 होगा। देख सकते हैं, यहां से भी समझ सकते थे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले और दूसरे का, यानी फर्स्ट μ2 इंटू 2μ1, क्या निकल के आएगा ये, v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, ये तो खत्म। तो 1μ2 बराबर 1 अपॉन 2μ1 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको समझो, इसका न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा काम है। इसका काम है बेटा कि अगर कोई लाइट एयर से गिलास में जा रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन जी म्यू ए। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, देख लो, कोई दिक्कत बताओ, बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब समझते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अब समझते हैं। देखो, याद करो, मैंने पहले आपको जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने समझाया था, याद करो, ये हमारे पास कोई माध्यम 1 है और ये हमारे पास कोई माध्यम 2 है, दूसरा माध्यम है। अगर लाइट एक जिस मीडियम में से आ रही है और उसी मीडियम में वापस हो जाए, थोड़ा एरो गड़बड़ा गया है ना, तो ऐसे कर लेना। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाए, इसको कहा जाता था प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बेटा जो जाने वाली लाइट होती थी उसे हम कहते थे इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। बोलो कोई दिक्कत? और टकरा के जो जाती थी, रिफ्लेक्ट होती थी, इसे कहते थे रिफ्लेक्टेड रे, यानी हिंदी में इसे परावर्तित किरण कहा जाता था। याद है आपको? तो ये हमारा जो होता था, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। ठीक है, चलो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा कि लाइट जिस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अब आप देख रहे हैं, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये बेटा जो फिनोमेना है, जब एक लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, इसको कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा ध्यान से समझना, तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो आने वाली लाइट है उसे तो आपतित किरण ही कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो जाने वाली लाइट है दूसरे मीडियम में से रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड तो ये था, ये रिफ्रैक्टेड, ये क्या, ये रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, ठीक है, और अब ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अपवर्तित किरण बोल सकते हैं इसे, ठीक है, क्लियर। सर एग्जाम निकल जाएगा नोट से, यार बड़ी अजीब बातें करते हैं आप लोग। एक बात बताओ, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कुछ क्यों मिलेगा? हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मतलब आपके एग्जाम में कुछ ना मिले। दोबारा मत पूछना, एक बात याद रखना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कर ले तू, बस उसको कर ले तू, फिर देख तू क्या होता है। जो पढ़ा रहा हूं ना वो तू पढ़ ले, और जो डीबीबी दे रहा हूं वो लगा ले, और फिर तू देख तेरा क्या होता है। बस इतना कर ले, ये बस नहीं बहुत हो जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ता मैं, कुछ भी नहीं। देख बेसिक से चल रहा हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 80 डेज है, 80 डेज का बैच है, लेकिन तुझे बेसिक से लेके जा रहा हूं, मजाक नहीं है। मैं चाहता तो अब तक कहां चला जाता। बहुत कमेंट्स ऐसे होंगे कि सर स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे स्पीड कहां बढ़ानी है और कब बढ़ानी है, मैं जानता हूं। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तू नोट्स लगा ले मेरे भाई, नोट्स लगा ले, तू मेरी डीपीपी लगा ले, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं ये मटेरियल लगा ले, तेरा हो जाएगा भयंकर वाला, बढ़िया नंबर, गजब के नंबर आएंगे, ये मैं दावा कर रहा हूं तुझसे। एक क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन एक नोट से बाहर नहीं मिलेगा तुझे, सिंगल क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन आपका पूरा मतलब नोट से होगा, कंसेप्ट नोट से होगा, ठीक है। दूसरा बेटा, हिंदी में रिफ्रैक्टिव रे को कहा जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित। उसको परावर्तित, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है। अब देखो सिंपल सेम फंडा, वहां क्या होता था रिफ्लेक्शन के केस में, नॉर्मल, ये नॉर्मल था बेटा, इसे अविलंब कहते हैं ना, नॉर्मल। तो ये आने वाली रे इंसिडेंट रे बनाती थी, और जाने वाली रे ये रिफ्लेक्टेड रे बना, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती थी। अब यहां क्या है, नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा ये आई, और ये एंगल भी बेटा क्या होगा, आर, ठीक है। ये तो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया था। और ये क्या है हमारा, ये एंगल क्या होगा, आर होगा, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तित कोण, ठीक है। तो ये सब बातें आपको जनरल पता है, एंगल तो हमेशा कहां से बनेगा, यहां से, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक बात को ध्यान से सोचो, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, बेंडिंग ऑफ रेज का कंसेप्ट, लाइट कब नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, कब नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ रेज का कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो बेंडिंग ऑफ रेज का कंसेप्ट देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो बेंडिंग ऑफ रेज का कंसेप्ट देख लो, ये तो आपका रिफ्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया होगा। बेंडिंग ऑफ रेज का कंसेप्ट देख लो क्या है, लाइट बैंड कब होती है, किधर होती है, बेंडिंग ऑफ रेज, किरण का मुड़ना कब। देखो जब लाइट रेयर मीडियम से यानी विरल माध्यम से डेंसर में जाती है, तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो बेटा हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ठीक है। देखो ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी, देख लो। तो होगा क्या, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है, और यहां जो एंगल बन रहा है ये आर एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर लाइट आपकी डेंसर से रेयर में जाएगी, ये डेंसर है सघन माध्यम और रेयर, तो हमेशा लाइट नॉर्मल से दूर जाती है, दूर जा रही है, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल आर बनेगा और ये इसके साथ
ये वाला आई बनाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये जनरल बात है, एकदम पता है आपको, छोटी छोटी बात है, ठीक है। चलो क्लियर बेटा? ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो बेंडिंग ऑफ रेज का कंसेप्ट था। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? चलो चलो थोड़ी सी एक दो चीज और बता दूं मैं आपको, देख लो। हालांकि मैं बता चुका था आपको ये बात, कहाँ, जब पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पहला लेक्चर था ऑप्टिक्स का 1, वो मैंने आपको समझा दिया था। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अब आपको पता लगा है म्यू बदल रहा है तो वी बदलेगा, यानी रिफ्रैक्ट इंडेक्स बदलेगा। जब रिफ्रैक्ट इंडेक्स बदल रहा है तो वी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताओ। तो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी। ठीक है, पढ़ाया था आपको, बताया भी था वहां। अच्छा, और क्या क्या बदलेगा स्पीड के साथ? वेवलेंथ बदलेगी, लैम्डा बदलेगा। बोलो हाँ के ना? क्या नहीं बदलेगा ये बताओ? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो यही एक स्टेटमेंट नोट डाल के लिख देता हूं यहां पे। देखो क्या नोट डाल के लिख रहा हूं एक चीज, क्या बेटा वीप, देखो आपको पता है ना, या ये कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, ये तो आपके सामने है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, म्यू जब चेंज होगा भाई, रिफ्रैक्शन के अंदर क्या म्यू बदलेगा, और म्यू चेंज होगा तो बेटा वी भी क्या होगा? चेंज होगा। बेटा वी जब चेंज होगा तो लेमडा भी तो चेंज होगा, लेकिन एफ चेंज नहीं होगा। नो, नॉट चेंज। आवृत्ति नहीं बदलेगी, चाहे वो रिफ्लेक्शन की बात हो, परावर्तन की, या फिर अपवर्तन की। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? कोई दिक्कत? ये सारी बातें वहां भी रिपीट कर चुके, तो ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा मात्र है कि जो ना तो रिफ्लेक्शन में बदलता है प्रकाश के परावर्तन में, ना अपवर्तन में। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए कांस्टेंट रहेगा। यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं आगे की कहानी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, देखो नहीं तो समझ में आ रही है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके दो लॉ है बेटा। कितने लॉ है? पहला लॉ देखो क्या है, सिंपल सा पहला लॉ है, आपके सामने है। क्या? कि जो आने वाली रे है, इंसिडेंट रे ये वाली, और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही समतल में। पहली बात सिंपल, जो रिफ्लेक्शन का पहला नियम था वही इसका है। ठीक है, क्लियर? तो कहने का मतलब सेम है एक चीज, कि रिफ्रैक्टेड रे या इंसिडेंट रे, आपतितकरण, कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, लाई इन सेम प्लेन, समान समतल में ये तीनों के तीनों लाई करेंगे। लेकिन दूसरा लॉ देखो क्या है, दूसरा जो लॉ है बेटा, इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन का जो दूसरा लॉ है, इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम वो देखो, देखो होता क्या है, ये मान लो एक बाउंड्री है, बाउंड्री का काम होता है मीडियम को डिवाइड करना, माध्यम को बांटना, और ये मान लेते हैं म्यू1 है रेयर मीडियम, और ये म्यू2 मान लेते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, यानी ऐसा बोल सकता हूं, ये म्यू2 ज्यादा है, अब तो ज्यादा है तो मतलब समझ में आ गया क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। और बेटा अब देखो, कोई लाइट रे आती है ऐसे करके, इंसिडेंट रे, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी,
ऐसे करके, कोई दिक्कत? तो ये वाला एंगल क्या बनाएगी? आई, और ये वाला एंगल क्या बनाएगी? आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब स्नेल लॉ क्या कहता है? सिंपल है। स्नेल्स लॉ बेटा ये कहता है कि ये जो एंगल बना रही है आई, इसके साथ साइन का एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल, इसके साथ साइन का एंगल, और इन दोनों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो किस कांस्टेंट का मतलब म्यू के बराबर होगा। मतलब ऐसे मानो किसके बराबर बोलता है? म्यू के बराबर। म्यू के बराबर होगा। और म्यू हमेशा क्या होता है? ध्यान, आपको पता है ना, म्यू अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, बदलती नहीं। म्यू की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। वाटर के लिए 1.33 फिक्स है, डायमंड के लिए 2.42 फिक्स है, एयर के लिए 1 पॉइंट समथिंग फिक्स है, ग्राउंड ग्लास के लिए क्या 1.52 फिक्स है। तो अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, म्यू की वैल्यू नहीं बदलती। तो ये कांस्टेंट है। क्लियर इतनी बात? यही है स्नेल्स लॉ, और यही है आपका दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? ठीक है चंदन, आगे देखो बेटा। इसके बाद का जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या बोलता है? इसके बाद का कंसेप्ट हमारा बोलता है, अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? देखो मेरा सबसे आसान तरीका दिमाग में रखना। एक काम करना, ये जो आपको दे रखा है, ये म्यू की वैल्यू, तो म्यू 1 को लिखो ऐसे करके, इनटू इसके साथ एंगल बनाओ साइन का, साइन आई, और बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 दूसरा, इनटू इसके साथ साइन का एंगल साइन आर। इसको सॉल्व करने का ये आसान तरीका। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही टेक्निक अपनाओगे तो बढ़िया रहेगा। आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो मैं यहां से भी आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सा फंडा है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। है क्या कि म्यू बराबर क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब हो क्या रहा है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बोलो हाँ के ना? कोई दिक्कत? और इसको क्या लिख सकता हूं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो म्यू 1 इंटू साइन आई, म्यू 2 इंटू साइन आर। बात तो वही हुई, बात तो एक ही हुई। और या फिर ऐसे कर दो, सबसे पहले ऊपर वाला जो दे रखा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के साथ साइन का एंगल, उसी के साथ, और नीचे वाले का इसके साथ साइन का एंगल, सीधा सीधा है। क्लियर? अच्छा मैं कुछ गलत कर गया हूं क्या? अच्छा अच्छा, ये गलत कर गया हूं। रियर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं गलत बोल गया हूं ना, कोई ना, सही कर देते हैं। कोई नहीं कोई नहीं, सही हो जाएगा। अब ठीक है, चलो क्लियर। तो हमेशा क्या है, जब रियर से डेंसर में जाती है तो बेटा नॉर्मल की तरफ झुकती है, यही तो हमने सिखाया था। कोई बात नहीं, क्लियर है? चलो बताओ, कोई दिक्कत? बोलो बेटा, चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चाएं करूंगा, ऐसी कंडीशन मुझे बताइए जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। आप बेटा मुझे ऐसी कंडीशन बताइए जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कब कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा वो कंडीशन बताइए। तो मैं आपसे चर्चाएं कर रहा हूं वही कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो, हेडिंग लगाइए, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो कौन सी कंडीशन है? तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कल आपका रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा बेटा, कल आपका रिफ्रैक्शन मैं खत्म कर दूंगा, निश्चिंत रहना, पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा कल। बताओ, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कब आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा वो कंडीशन में बतानी है। देखो आप, ऐसी 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन देखो क्या है, पहली कंडीशन आपके सामने फिगर आपको दिखाई दे रहा है। पहली कंडीशन देखो क्या है। अब ये फिगर देख रहे होंगे, आपको प्रतीत हो रहा होगा कि अगर ये देखो, आपको कोई पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, और ये वाला ज्यादा है, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। जिसका म्यू की वैल्यू ज्यादा वो डेंसर सघन माध्यम, और जिसका कम वो रेयर मीडियम। हो क्या रहा है, लाइट को ऊपर से डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं नॉर्मली ऐसे करके, यानी आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर डाला जा रहा है कि नहीं जा रहा,
जब आप नॉर्मली लाइट को डालोगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अविलंब से लाइट को डालोगे, नॉर्मली डालोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइट को डालोगे, तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या एंगल आई जीरो नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना? क्या एंगल आई इस केस में जीरो होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताइए। क्या इस केस में एंगल आई जीरो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ बस, हाँ या ना? फास्ट होगा, क्योंकि कोई भाई नॉर्मल से तो कोई एंगल बन नहीं रहा, तो हुआ क्या, तो एंगल कितना होगा, जीरो। अगर आप स्नेल का नियम लगाओगे यहां तो आप समझ पाओगे क्या, म्यू वन, भाई एन वन बोल दो या म्यू वन बोल दो, वही है ना, म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर। और आई क्या प्यारे बच्चों, जीरो। इसको मैं पुट क्या कर देता हूं बेटा, इसको पुट कर देता हूं मैं क्या, जीरो। तो जीरो हो गया ये पूरा, ये तो जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो बन गया, तो जीरो बराबर म्यू टू इंटू साइन आर। अब आप बताइए, ये तो खत्म जीरो, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, मतलब एंगल आर भी क्या बन गया, जीरो। और जब एंगल आर भी जीरो होगा तो आप देखिए ये जो लाइट है सीधी की सीधी चली जाएगी, बिना डेविएट करे अपने रास्ते को, अनडेविएट, बिना, सीधी की सीधी चली जाएगी। आप देख सकते हैं लाइट कैसी चली जाएगी, सीधी की सीधी चली जाएगी, आराम से देख सकते हैं आप, ये लाइट कैसी चली जाएगी बेटा, सीधी की सीधी चली जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत इस बात में? तो अगर नॉर्मली कोई लाइट डालते हैं तो लाइट सीधी की सीधी चली जाती है, इसलिए यहां कोई जो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? इसलिए जो बाउंड्री होती है ना, ये क्या है बेटा, बाउंड्री इनविजिबल दिखाई देती है। जब ऐसा केस हो रहा हो, किसी लाइट को आप ऊपर से नीचे डालो, तो बाउंड्री का काम क्या है, मीडियम को डिवाइड करना, माध्यम को डिवाइड करना, कि भैया ऊपर कोई और मीडियम है, नीचे कोई और मीडियम है। बाउंड्री का काम यही तो है। अरे आपका घर है, घर के बीच एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, बीच में बाउंड्री लगी रहती है ना, किसी दूसरे वाले की कॉमन रहती है आप लोगों की, तो बाउंड्री का काम क्या है, आप दोनों को डिवाइड करना। तो इस बाउंड्री का काम क्या है, मीडियम को डिवाइड करना, माध्यम को डिवाइड करना। अब होता क्या, जब लाइट को आप ऊपर से नीचे डालते हो तो रिफ्लेक्शन होता नहीं है भाई, परपेंडिकुलर डालोगे, लंबवत डालोगे, इसलिए इसलिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत, नो रिफ्लेक्शन। और इसलिए बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत? मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कि जो केस है हमारा पहला कौन सा है, व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, जब प्रकाश को कैसे डाला जा रहा है, अविलंब से डाला जा रहा है, नॉर्मली जब प्रकाश को अविलंब से डाला जा रहा है, तब ऐसे केस में जो लिख दूं, जब प्रकाश को अविलंब से डाला जा रहा है, दूसरा कौन सी कंडीशन है बताओ, और दूसरी कैसी कंडीशन बन सकती है जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बताओ, लिख दूं या नो रिफ्रैक्शन? आगे बढ़े, चलो। ऐसा दूसरी कंडीशन कौन सी है बताओ, दूसरी बताओ, जब दोनों मीडियम की वैल्यू सेम हो, मतलब सेम मीडियम हो, म्यू सेम है मतलब मीडियम दोनों सेम है, सेम मीडियम हो, मतलब सीधा सीधा है कि अगर मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, ये कोई बाउंड्री है और ये कोई नॉर्मल हमने डाल दिया भाई साहब, ठीक है, और यहां जो म्यू वन और ये म्यू टू दो अलग अलग मीडियम है, अगर इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट ऐसे करके सीधी निकल जाएगी, देखो ऐसे सीधी निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। आपको दिखा देता हूं ये बात, प्रूफ करके दिखा देता हूं, प्रूफ करके देखो कैसे, समझाता हूं। अब ध्यान से देखो, अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आप समझ पाओगे कि देखो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। बोलो हाँ कि नहीं, तो था स्नेल्स का लॉ, सीधा सीधा। अब ये म्यू वन और म्यू टू तो क्या है, बराबर हो गए ना,
तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे। और साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर, इसका मतलब आई बराबर क्या हो गया आर, तो एंगल आई बराबर क्या हो गया, एंगल आर। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों बराबर हो गए, और रिफ्रैक्शन में एंगल बराबर नहीं होते आई और आर। तो ये किसकी कंडीशन है, नो रिफ्रैक्शन। किसी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। बताओ भाई, है ना, क्या बात आप इतनी समझ पाए हो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये तुम्हारा जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, बेटा देखो सुनो ध्यान से, मैं आपको एकदम बारीकी से पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से और बढ़िया लेवल तक जा रहे हैं हम, सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आप निश्चिंत रहना, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आप जो बोल रहे हैं ना कि सर सिलेबस नहीं होगा, मैंने पहले ही दिन, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो, मैंने बताया था कि ऑनलाइन में सिलेक्शन के कारण क्या है न होना, बच्चे सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा ऑनलाइन में, रीजन क्या है इस बात का, क्यों नहीं होता। तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा कमेंट यही देखने को मिलेंगे कि सर सिलेबस कब होगा। अरे भाई वो तुम्हारा काम नहीं है, वो हमारा काम है। आपका काम क्या है कि पढ़ाई करना, आपको उस बात पर ध्यान ही नहीं देना है, उस पर तो हमको ध्यान देना है ना, वो हमें पता है, हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं वो हमें पता है ना, कितनी बार हमने सिलेबस खत्म किया वो हमें पता है, आपको थोड़ी ना पता होगा। अब पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहे, लेकिन पहली बार एयरफोर्स की तैयारी करने आए हो, मैक्सिमम बच्चे 12th के बाद सीधी तैयारी करने आए, तो भाई तुम ये हमें मत बताओ कि सिलेबस कब कैसे क्या कराना है। आप अपनी कमियों पर काम करो, सीखो। ठीक है अमन, बार बार कमेंट कर रहे हो बेटा, बार बार। आप अपनी कमियों पर काम करो, हमारा काम है आपको बेहतर कंटेंट क्वालिटी के साथ देना। मैं आपको बता रहा हूं, आपने बिल्कुल बेसिक से कभी नहीं पढ़ा, आपका 11th खराब हुआ, 12th खराब हो गया मान के चलो, आप यहां से इंप्रूव कर सकते हो भयंकर लेवल पर। मैं आपको वादा कर रहा हूं 25 में से 25 के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 25 में से 25 के लिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 25 में से 25 के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपका काम क्या है, आपका काम है बढ़िया से पढ़ाई करना, जो पढ़ाया जा रहा है उस सबको रिवाइज करना बढ़िया से, डीपीपी मिले उनको लगाना। मैं दो चीज कर लो, कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूं वो सीख लो ढंग से, और डीपीपी लगा लो, बात खत्म, सिलेक्शन पक्का। फिजिक्स में बेहतरीन स्कोर, और टारगेट रखिए 25 आउट ऑफ 25, ये कोई मजाक नहीं है। आप देखेंगे पिछले बैचेस में, बैच में क्या क्या इंप्रूव हुआ है, बताइए। डिफरेंट चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं आपको, वो मिलती रहेंगी। हर बार इंसान कुछ न कुछ सीखता है और इंप्रूव करता रहता है, यही आपका काम है। बेहतर लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है। सर जीडी की तैयारी कैसे करें, देखो पहले आप रिटन निकालिए, है ना, और जीडी में भैया इंग्लिश का रोल है ना, बहुत ज्यादा है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको यही नहीं पता कि मैंने लिख दिया मोर म्यू, अब कह रहे हो सर इसकी हिंदी लिखो, यार इतना तो खत्म नहीं होगा कोई, और इतना खत्म है तो फिर आपकी कहानी जीडी में खत्म है। ठीक है, डीपीपी आज ही मिलेगा, क्लास के जस्ट खत्म होने के विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के अंदर आपको डीपीपी मिल जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ जो एक्स ग्रुप के बच्चे हैं बेटा, एक्स ग्रुप का यार हमने आपको सिलेबस कितने ढंग से समझाया था वो नहीं देखा, एक्स ग्रुप वाले फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, लगातार चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है मेरे भाई। कल हम रिफ्रैक्शन को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, और जो हमारा कल का जो सेशन होगा वो होगा एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। आप देख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे इस फोटो से क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिन लोगों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया उनसे पूछ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स है उनके सामने, फिजिक्स में स्कोर नहीं होता। अब जो बार बार बोल रहे हो ना कि सर सिलेबस फास्ट, कि हवा बना दें
प्रॉब्लम आपको होगी। बेटा वो हमारा काम है, हमें हमारा काम बढ़िया से करने दीजिए, आप अपना काम अच्छे से करिए, और डेली डेली ये चर्चा हम लोग नहीं करेंगे ना। ठीक है, क्लियर। चलो, अब आज देखो, अब मेरी जो क्लास है वो उनकी ड्यूरेशन, अब आप थोड़ी आदत बन गई होगी, 5-6 सेशन हो गए, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसा समझ में आ रहा है, सर कैसे समझा रहे हैं, बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरी क्लासेस 2 आवर की होंगी आपकी क्लास में, आपकी जो एयरफोर्स की क्लास है, ठीक है, वो 2 घंटे की हुआ करेंगी। आज के बाद से ये क्लास 2 घंटे की होंगी। हमने 4 से 5 दिन क्लास को 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा रखा है, क्योंकि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें। पहले दिन से ही आपको मतलब 10 किलोमीटर भगाना स्टार्ट कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। आप ताकि चीज़ों को समझें, यूटिलाइज करें उस चीज़ को कि हाँ अब हमारी इस टीचर के साथ बॉन्डिंग बन गई है, हमें समझ में आ रहा है, ये जो बोल रहे हैं वो भाषा, वो लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, वो ट्यूनिंग मैच कर गई है। लगभग 5 लेक्चर हो गए आज मेरे, और मैं हर साल यही करता हूँ, 4 से 5, 6, 7 लेक्चर्स के बाद फिर क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ। पहली क्लास में ड्यूरेशन में कभी नहीं बढ़ाता। ठीक है, क्लास बेटा, क्लास जो है 20 वो जो क्लास है 5 से 7 डेली चला करेगी मेरी, 5 से लेकर 7 बजे तक, और इवन 2 घंटे से भी ज्यादा क्लास हुआ करेगी। ठीक है, एक्स ग्रुप में आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये समझ लो। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए, सिर्फ एक्स ग्रुप। बाकी का करंट अफेयर, रीजनिंग, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स और इंग्लिश वो वाई ग्रुप के लिए आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, पूरे का पूरा सेक्शन आपको वाई ग्रुप के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों चीजों को सीखते रहिए। मुलाकात मेरी आपसे होगी कल, और कल हम अपरेंट डेप्थ यानी आवासी गहराई से स्टार्ट करेंगे, और कल हमारा रिफ्रैक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कल हम एक नए चैप्टर यानी हो सकता है प्रिज्म की शुरुआत भी कर दें, है ना। कल ही हम एक प्रिज्म टॉपिक की भी शुरुआत कर दें खत्म करके। बाकी का पढ़ाई करते रहें बढ़िया से। कल फिर मेरी मुलाकात होगी ऑन टाइम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।